Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. So dear students, today we will discuss the RMS value, that's root mean square value of AC, या इसको virtual value of AC भी हम कहते हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने एक्चुअली मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC पढ़ा था। जो आपने देखा था वो सिंपली किसके बराबर निकला था, आई एवरेज बनेगा 2I0/पाई या 0.637 टाइम्स द पीक वैल्यू, दैट्स I0। तो वो RMS वैल्यू हम एक्चुअली जब दिस पी एवरेज वैल्यू जब हम निकालते थे, आपने देखा वो हम हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं, क्योंकि फुल साइकिल के लिए हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि फुल साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू रहता है वो जीरो रहता है, बिकॉज अपर एक हाफ साइकिल के लिए वो पॉजिटिव वैल्यू रहता है, दूसरे हाफ के लिए वो नेगेटिव रहता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तभी जो एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल वो जीरो रहता है, तभी जब हम निकालते हैं तो वो हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। नव अब हम RMS वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू इस अल्टरनेटिंग करंट का निकालेंगे। तो पहले विल सी व्हाट डू यू मीन बाय RMS वैल्यू, ठीक है ना, या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये वो स्टडी करंट है विच व्हेन passes थ्रू ए सर्किट और ए रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन टाइम will produce the same amount of heat as the alternating current does in the same resistance or circuit and in the same time। यानी ये वो स्टडी करंट है, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू AC का ये वो स्टडी करंट है जिसको जब हम किसी सर्किट में पास कराएंगे या किसी रेजिस्टेंस में पास करेंगे किसी टाइम के लिए, तो वहाँ वो एक्चुअली हीट प्रोड्यूस करेगा, वो इतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना अल्टरनेटिंग करंट इसी सर्किट में इसी रेजिस्टेंस में सेम टाइम में जनरेट करेगा। तो उसको हम कहते हैं वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं दैट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC इज डिफाइंड एज दैट स्टडी करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए कंडक्टर और इन ए सर्किट in a certain time interval as is produced by AC in the same circuit during the same time period, ठीक है ना। तो ये हम कहते हैं आप कशर पे थो सिंपलस मज याद यह सह DC करंट युस येल इस कुन रेजिस्टेंस या कुन सर्किट मज पास कर कुन टाइम खतर तत करी कि तीजी हीट प्रोड्यूस यूजा अल्टरनेटिंग करंट अमे अथी सर्किटस मज इसी टाइमस मज प्रोड्यूस करी, ठीक है ना। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, ये वो स्टडी करंट है जिसको जब हम किसी सर्किट में पास कराएंगे या किसी रेजिस्टेंस में पास कराएंगे किसी टाइम के लिए, वो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितनी हीट एक AC करंट प्रोड्यूस करेगा इसी सर्किट में उसी टाइम में, ठीक है ना। तो उसको हम सिंपल में कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, दैट इज इट इज दैट स्टडी करंट which when passed through a resistance या जो भी सोई कुछ सर्किट होगा, कंडक्टर होगा, जो भी कुछ है आपके पास, for a given time will produce the same amount of heat as the alternating current does in the same resistance or circuit or conductor, whatever it is, and in the same time, ठीक है ना बेटा। तो ये हो गया आपका RMS वैल्यू, दैट्स ये वो स्टडी करंट है जिसको जब हम किसी सर्किट में पास कराएंगे किसी टाइम के लिए, तो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना एक अल्टरनेटिंग करंट इसी सर्किट में प्रोड्यूस करेगा इसी टाइम में, तो उसको हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। या मैंने आपको एक और डेफिनेशन भी बताई, वो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट का, the root mean square value of this alternating current is defined as that value of steady current which would generate the same amount of heat in a given resistance or a circuit in a given time as is done by AC when passed through the same resistance for same time, ठीक है ना। आप उस तरह लिखो, इस तरह लिखो, वन एंड द सेम थिंग। इसको हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, RMS वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC भी कहते हैं, या वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC भी हम इसे कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके, इसको आप डिनोट जब आप करोगे, या तो आमतौर पर हम इस तरह डिनोट करते हैं IRMS, ठीक है ना, या आप इस तरह लिख सकते हो I इफेक्टिव, ठीक है ना। और जो सबसे ज़्यादा हम लिखते हैं दैट्स IV, दैट्स वर्चुअल IV। आप इन तीनों में से कोई भी नोटेशन जब देखोगे तो समझ लेना कि एक्चुअली ये कौन सा वैल्यू है, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है दिस AC का, RMS या I इफेक्टिव या I वर्चुअल,
तीनों में आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम विल कंसिडर, विल सपोज एन अल्टरनेटिंग करंट, हम एक अल्टरनेटिंग करंट को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, ठीक है ना, द इंस्टेंटेनियस दैट्स AC एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी खास टाइम पे वैल्यू ऑफ AC passing through a resistance R is given by, यानी सिंपली आपने ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई रजिस्टर है तो उसमें से हम कुछ AC पास करवा रहे हैं, तो आपको यही है कि वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस वैल्यू AC का वैल्यू कितना होगा। तो आपको ऑलरेडी पता है दैट्स AC इज रिप्रेजेंट बाय I इज इक्वलेंट I नॉट sin omega t. This is representation of AC. This represent sinusoidal current, that's AC current. ये हम कोसाइन से इसको रिप्रेजेंट कर, उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चूंकि जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, इट चेंजेस कंटिन्यूसली विद टाइम। आपने देखा चूंकि ये टाइम के साथ साथ कंसिस्टेंटली वेरिएशन देखा था, डायरेक्शन इसमें चेंज हो जाती है। सपोज दैट ये जो करंट है ना, जो रेजिस्टेंस से यहाँ पे पास हो रहा है, ये किसी कांस्टेंट रहेगा फॉर एन इन्फिनिटिसिमल स्मॉल टाइम dt। वी आर टेकिंग ए सपोशन, चूंकि आमतौर पर जो AC होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम सपोशन लेते हैं कि फॉर सम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, किसी छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में हम AC को इस रेजिस्टेंस से कांस्टेंट लेते हैं कि ये कांस्टेंट रहता है फॉर एन इन्फिनिटिसिमल स्मॉल टाइम। तब जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट वहां पे प्रोड्यूस होगी इस रेजिस्टेंस में, जब उसमें AC करंट पास होगा, तो वो कितना होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं भी लिख लूंगा, as the AC changes continuously with time, suppose that the current through the resistance remains constant for an infinitesimally small time dt, ठीक है ना। यानी हम अब यहाँ पे एक सपोशन लेते हैं कि ये जो AC करंट है ये स्मॉल टाइम के लिए कांस्टेंट रहता है उस रेजिस्टेंस में, देन small amount of heat produced in the resistance or in time dt is given as। तब हम देखेंगे जब हम, यानी कि अपोशन आपको पता है AC कंसिस्टेंटली अपना वैल्यू चेंज करता है, तो लेकिन हम सपोशन यहाँ पे करते हैं किसी छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, स्मॉल इन्फिनिटेसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए कांस्टेंट करंट रहता है, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर अब इस स्मॉल इंटरवल में जब एक कांस्टेंट करंट वहाँ पे पास हुआ, तो कितनी हीट वहाँ पे जनरेट होगी। जूल्स लॉ आपने पढ़ा है, क्योंकि अकॉर्डिंग जूल्स लॉ आपने पढ़ा है कि H इज इक्वलेंट I स्क्वायर RT, यानी कि जो हीट है ना वो डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ द करंट पे। लेकिन चूंकि उस वक्त जो टोटल हीट जनरेट होती है जब हमारे पास कुछ टाइम किसी एक बड़े से टाइम इंटरवल के लिए करंट उसमें पास होता था, लेकिन यहाँ पे हमने छोटा सा टाइम इंटरवल लिया है, तो देयरफॉर यहाँ पे कम हीट प्रोड्यूस होगी। दैट कम हीट विल बी गिवन एज DH इज इक्वलेंट I स्क्वायर R dt, क्योंकि टाइम इंटरवल छोटा है, दैट DH विल बी इक्वलेंट I स्क्वायर R dt, है ना समझ में। असल में इक्वेशन है H इज इक्वलेंट I स्क्वायर R T, लेकिन यहाँ पे T टाइम एक बड़ा सा टाइम इंटरवल, लेकिन जब हमने टाइम इंटरवल को छोटा कर दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे हीट भी बहुत कम आएगी। सो दैट्स वाई DH इज इक्वलेंट I स्क्वायर R dt। अब बेटा I को अपना वैल्यू दो, सो देयरफॉर ये बन जाएगा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T into R dt, ठीक है ना। एंड either we can represent it like this, that's DH is equivalent I naught square R sin square omega T dt। we can write this equation like this, हम इस तरह भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, DH is equivalent। अब ये होगी छोटी सी वो हीट जो प्रोड्यूस होगी बेटा जब आप
कि जब आपका करंट किसी छोटे से टाइम इंटरवल के लिए इस रेजिस्टेंस में पास हुआ, एंड जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी प्रोड्यूस होगी हाफ द टाइम पीरियड के लिए, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस और इन टाइम t/2, दैट्स t/2 गया हाफ द टाइम पीरियड। कैसे निकाल सकते हैं? जस्ट बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बिटवीन लिमिट 0 to t/2, है ना। तो देयरफॉर ये क्या बनेंगे, इंटीग्रल ऑफ dh, ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ 0 to t I0 स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, ठीक है ना बेटा। अब इसमें आप देख सकते हो d और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर r बाहर आ जाएगा, तो देयरफॉर आपको h दैट्स टोटल हीट विल बी इक्विवेलेंट I0 स्क्वायर r, तो बाहर आएगा। इंटीग्रेशन किसकी होगी, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर, चूँकि साइन स्क्वायर को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, वो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। आपने एक्चुअली पढ़ा है ये, दैट्स I0 स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ 0 to t इट इज़ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी, है ना, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, फार्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, वही मैंने यहाँ पे आप ओमेगा टी थीटा के बदले था साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी। अब इसकी इंटीग्रेशन आपको बहुत ईजी लगेगी क्योंकि आपने पढ़ा भी है 11th में, तो देयरफॉर बेटा h इज इक्वलेंट टू, ठीक है ना, अब 2 बाहर आएगा, I0 स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। अंदर क्या बचा, मैं ये इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो इंटीग्रल ऑफ 0 to t dt 1 इंटू डी टी, डी टू इसको भी मल्टीप्लाई लगेगी, इसको भी मल्टीप्लाई लगेगी, माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 to t cos 2 ओमेगा t dt, ठीक है ना, आना समझ में। डी और इंटीग्रल कैंसल, ठीक है ना। इसी तरह व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होती है, शाबाश सोचो इस वक्त, I0 स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, ठीक है ना बेटा। ये बन गया यहाँ पे डी और इंटीग्रल कैंसिल, ये t बचा यहाँ पे, t बिटवीन लिमिट 0 to t माइनस, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, साइन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन चूँकि आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस माइनस साइन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस प्लस साइन होता है, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, क्योंकि इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी ये नीचे, ये पहले कॉस का बन जाएगा साइन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 ओमेगा टी, वो 2 ओमेगा बिटवीन लिमिट 0 to t, ठीक है ना बेटा, है ना समझ में। अब दे दो, नो सॉरी नॉट टी, मैं यहाँ t/2 है, सॉरी t/2 मैंने गलत लिया है यहाँ पे, इट्स t/2, चूँकि हम फुल टाइम पीरियड के लिए नहीं कर सकते हैं, वो 0 बन जाएगा बाद में, इट इज़ t/2, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो एक्चुअली ऊपर भी लिखा ही भी मैंने टाइम पीरियड t/2, तो इंटीग्रेशन 0 to t/2 आपने करनी है, तो देयरफॉर इट इज़ 0 to t/2, सॉरी फॉर दैट। एंड अब थोड़ा सा इसको खोलना है, क्योंकि आपको ओमेगा आपको पता है, एज ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, इट इज़ 2 पाई न्यू, या न्यू और फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड, इट्स ओमेगा इज इक्वलेंट टू 2 पाई बाई टी, है ना, न्यू इज 1 बाई टी, तो देयरफॉर इस एक्चुअली ओमेगा को यही वैल्यू आपने देना है, दैट्स ओमेगा इज इक्वलेंट 2 पाई बाई टी। नाउ आपको मैं साइड वेज करता हूँ, ओके बेटा। अब देखो इससे आगे हम चाहेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, तो h इज इक्वलेंट I0 स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, चलो इसको ये क्या बन जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बन जाएगा t/2 माइनस 0, ठीक है ना, माइनस, चलो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 ओमेगा बाहर आएगा, क्योंकि 1/2 मैंने इसी के बाहर मैंने लिखा, अंदर क्या बचा, साइन 2 ओमेगा को ट्रांसफर करो, ओमेगा किसके बराबर है, इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी, ठीक है ना, बिटवीन लिमिट 0 to t/2, ओके बेटा। तो देयरफॉर h इज इक्वलेंट आई स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, अंदर क्या बचा t/2 माइनस 1/2 ओमेगा, ठीक है ना,
ये तो 4 पाई बन गया। अपर लिमिट, चलो अगर आप लिखोगे भी नहीं, चूंकि ये फिर भी 0 बन जाएगा, क्योंकि 4 पाई आया ना, साइन n पाई 0। सो देयर फॉर बेटा अगर आप इस टर्म को लिखोगे भी नहीं, नो प्रॉब्लम देयर, बिकॉज ये टर्म फिर भी वहाँ पे क्या बनेगी, ये 0 बन जाएगी, ठीक है ना। अब अपर लिमिट दो, चलो अब मैंने यहाँ पे लिखा तो हम करेंगे इसको, साइन 4 पाई इंटू टी, अपर लिमिट हो गया t/2, ठीक है ना, माइनस लोअर लिमिट। पहले बेटा इस टी को आपने लिमिट देना, नॉट ये टाइम पीरियड ओमेगा है, इस टी को लिमिट देना। पहले अपर लिमिट आएगा टी के बदले t/2, माइनस लोअर लिमिट बन जाएगा 0, बिकॉज ये 0 बन जाएगा, साइन 0 इज 0, ठीक है ना। अब 2 2s आर टी कैंसल, ये बन जाएगा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई मैंने आपको बोला साइन n पाई 0, तो ये होल टर्म क्या बन जाएगी, ये 0 बन जाएगी, ठीक है ना बेटा। ओके, तो देयर फोर h इज इक्वलेंट, चलो अब इस पेज को मैं रिमूव करूंगा यहाँ से, h इज इक्वलेंट बचा क्या, अब ये टर्म तो सारी अब 0 बन गई, आई स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 इंटू हो गया, चूंकि ये टर्म यहाँ पे बच गई, आई स्क्वायर आर आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 टी इंटू टी डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। इफ अब देखो, चलो ये हमें स्टूडेंट, चलो इफ आई न्यू इज द virtual or RMS value of AC, then by definition, ठीक है ना। अगर आई न्यू या आई वी हमने लिखा बेटा यहाँ पे, दिस आई वी, और ये मैंने आई इफेक्टिव भी लिख सकते हैं, आई आर एम एस भी लिख सकते हैं, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एसी करंट का। तो डेफिनेशन के हिसाब से एक्चुअली बेटा जो हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, दैट इज आई न्यू स्क्वायर आर इंटू t/2, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी सिंपली विल गेट h इज इक्वलेंट आई न्यू स्क्वायर दिस इज आई दिस वी आई इफेक्टिव आई वर्चुअल स्क्वायर आर इंटू t/2, चूंकि डेफिनेशन के हिसाब से कि एक्चुअली जो ये वो स्टडी करंट होता है जो उतनी हीट प्रोड्यूस करता है सर्किट में जब हम किसी टाइम के लिए, जितना एसी प्रोड्यूस करता है उसी रेजिस्टेंस उसी सर्किट में उसी टाइम के लिए। अगर हमने यहाँ पे टाइम पीरियड t/2 लिया है तो डीसी करंट जितना इस टाइम पीरियड t/2 में हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ही एसी करंट प्रोड्यूस करेगा इसी टाइम में, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। तो देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन हम लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड लेंगे, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना बेटा। तो देयर फोर ये भी हीट है वो भी हीट है, इट इज आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 इंटू t/2 इज इक्वलेंट आई न्यू स्क्वायर आर डिवाइड बाई आई न्यू स्क्वायर आर डिवाइड बाई t इंटू t/2, ठीक है ना, सॉरी इस तरह लिखा। तो बेटा ये t/2 ये t/2 ये t/2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ध्यान से आप देखो ये और ये बराबर होंगे, ये राइट हैंड साइड बराबर होंगे, तो आई नॉट स्क्वायर आर 2 इंटू t/2 आई वी स्क्वायर आर इन t/2 कैंसल, आर कैंसल, तो बचा क्या बेटा, बचा आई वी स्क्वायर इज इक्वलेंट आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो स्क्वायर यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रांसफर हो जाएगा स्क्वायर, ये तो ये रूट बन जाएगा, तो देयर फोर आई वी इज इक्वलेंट रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब स्क्वायर ये आई इसको स्क्वायर है आई नॉट को, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो ये बच जाएगा, तो देयर फोर ये आई नॉट डिवाइड बाई रूट 2, तो देयर फोर आई वी और आई इफेक्टिव और आई आर एम एस जो भी आप लिखो वो किसके बराबर है, इट्स पीक वैल्यू डिवाइड बाई रूट 2, ठीक है ना। तो देयर फोर बेटा ये हमको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकला यहाँ से, दैट्स आई वी और आई इफेक्टिव और आई आर एम एस वो किसके बराबर है, आई नॉट बाई रूट 2, तो देयर फोर वी कैन राइट आई वी इज इक्वलेंट आई नॉट बाई रूट 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे रूट को, ये 0.707 टाइम्स आई नॉट, ठीक है ना, तो ये किसके बराबर है 0.707 टाइम्स दिस, यहाँ अगर परसेंटेज वाइज लिखोगे आप तो 70.7% टाइम्स आई नॉट टाइम्स पीक नॉट, पीक वैल्यू,
है ना समझ में। तो देयरफॉर 10 जो RMS वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC इट इज़ 0.707 टाइम्स या 70.7 टाइम्स इट्स पीक वैल्यू, ठीक है ना बेटा। तो हम कहते हैं जो RMS वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू है ना इस AC का वो क्या है 0.707 टाइम्स द पीक वैल्यू या 70.7% टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ AC। ये हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बेटा यहाँ पे मिला। अब इसी तरह सिमिलरली आप क्या कर सकते इसी यही प्रोसीजर फॉलो करके। हाँ एक और तरीका ये भी है, आप मैंने यहाँ पे टाइम T/2 लिया है, कुछ बुक्स ने आप देखो कि कुछ बुक्स वहाँ पे आपके पास होंगे वो टाइम 0 to T लेते हैं, ठीक है ना बेटा। तो वो एक्चुअली आप उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 0 to मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to T/2 की जैसे मैंने भी कहा था, आप 0 to T भी इंटीग्रेशन है फुल साइकिल के लिए कंप्लीट साइकिल के लिए वो ले सकते हैं। तो उस तरीके से भी आपको एक्चुअली हाँ आपको उस वक्त H जो मिलेगा वो आपको मिलेगा I0² R2 × T। बाद में जब आप इसको डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे कंपेयर करोगे तो डेफिनेशन में भी आपने T ही लेना है, बिकॉज टाइम सेम लेना, चाहे आप टाइम पीरियड कंप्लीट पीरियड लो चाहे हाफ पीरियड लो, नो प्रॉब्लम देयर, यू विल गेट द सेम आंसर। नाउ सिमिलरली ये काम आप खुद अब करोगे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव that virtual value of alternating EMF is, इसी तरह मैं EMF के लिए भी निकाल सकता हूँ। पहले हमने निकाला था किसके लिए, अब करंट के लिए निकाला। इस तरह हम ये वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF यानी RMS वैल्यू ऑफ EMF वोल्टेज का RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज या EMF या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज वो भी हम निकाल सकते हैं। वो किसके बराबर हो गए E0/√2। नाउ आई विल लीव इट टू यू, आप इसी तरह यही प्रोसीजर फॉलो करके इसको प्रूव करोगे, यू विल प्रूव इट। हालांकि मैंने यहाँ पे ये डायरेक्टली लिखा, लेकिन आई होप आप ये प्रोसीजर जैसे मैंने ऊपर आपको ये दिखाया यही सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, यू विल गेट द RMS वैल्यू ऑफ दिस RMS वैल्यू ऑफ द EMF, ठीक है ना। आप यही प्रोसीजर फॉलो करोगे। इसी तरह इंस्टेड आपने क्या लेना है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट में जब लिया था तो बेटा हमने स्टार्ट पे यहाँ पे लिया था AC करंट, ठीक है ना। लेकिन आपने अब लिखना है कि द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ alternating EMF which is applied across the resistance that will be equivalent E is equivalent E0 sin omega t। तो I और I0 को आपने रिप्लेस किससे करना है, E और E0 से, बाकी सेम करना है आपने। तो बेटा you will arrive at this equation that's EV, that's effective value of EMF is simply equivalent to E0/√2। ये आप खुद करोगे, दिस योर होमवर्क। तो देयरफॉर हम इन जनरल वी कैन से जो RMS वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC है ना ये सेम होता है इवन फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ AC। जैसे मैंने अभी आपको बोला चाहे आप 0 to T/2 लिखो या 0 to T लिखो, ये सेम रहता है फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ AC। ये फैक्ट जो मैंने आपको कहा कि दैट RMS वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC ये सेम रहता है कंप्लीट साइकिल के लिए। दिस फैक्ट इज मेड यूज ऑफ make use of to construct hot wire instruments for measuring currents and voltages। यानी ये फैक्ट हम यूज करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, उनको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, जिनसे हम एक्चुअली करंट्स और वोल्टेजेस मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल एमीटर्स हैं, वोल्ट मीटर्स हैं। तो एक्चुअली जो एमीटर्स और वोल्ट मीटर्स हैं वो बेटा रिकॉर्ड करते हैं वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज रेस्पेक्टिवली। वो यही RMS वैल्यू क्या करते हैं, वो RMS वैल्यू जो आपके पास वोल्ट मीटर्स होते हैं या जो आपके पास सिंपली एमीटर्स होते हैं ना, वो यही वर्चुअल वैल्यू अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो जनरल में आपने याद रखना है कि AC एमीटर्स एंड वोल्ट मीटर रीडिंग्स या AC एमीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग द RMS वैल्यू दैट्स इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज रेस्पेक्टिवली, उनको हॉट वायर मीटर्स हम कहते हैं उन्हीं को। यानी वो एक्चुअली बेटा ये वो एमीटर्स और वोल्ट मीटर्स जो RMS वैल्यू को स्टडी करते हैं तो उनको हम हॉट वायर मीटर्स कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपके पास मैं आपको एक सिंपल सा एक यहाँ पे बताऊंगा, इफ एन AC वोल्ट मीटर इज प्लगड, ध्यान से सुना, अगर एक AC वोल्ट मीटर है ना वो प्लगड है किया गया है इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक आउटलेट, यानी हमने एक AC वोल्ट मीटर लगाया है, घर में लगाया है, तो जो रीडिंग वहाँ पे वो हमें वो दिखा रहा है वोल्टेज की, वो 150 वोल्ट्स दिखा रहा है। तब मुझे पता ये जो 150 वोल्ट है इज द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज किस तरह आप निकालोगे। घर में आपने एक एमीटर लगाया है, सॉरी दिस वोल्ट मीटर लगाया है जो आपको वोल्टेज दिखा रहा है। अब आपने देखा, आपने उस पर नज़र मारी तो आपने देखा कि मेरा जो वोल्ट मीटर है ना वो 150 वोल्ट दिखा रहा है। मतलब आपको पता है जो वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा है AC वोल्ट मीटर, इट इज शोइंग मी द RMS वैल्यू, ये मुझे पीक वैल्यू नहीं दिखाता है। मैंने आपको उनको हॉट वायर मीटर इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर शोइंग अस द RMS वैल्यू। तो ये जो RMS वैल्यू, अब आपसे कोई पूछेगा अच्छा बताओ पीक वोल्टेज क्या है इस वक्त, तो क्वाइट सिंपल है बेटा, आपने आपका क्या हुआ है EV दिया हुआ है, ये ना RMS वोल्टेज, तो देयरफॉर आपने क्या निकालना है E0, तो देयरफॉर E0 इज सिंपली इक्विवेलेंट टू √2 टाइम्स EV,
ठीक है ना। तो देयरफॉर आपको पीक वोल्टेज मिलेगी √2 टाइम्स √2 का वैल्यू होता है 1.414 अंदाजन, ये सही होता है। इंटू हो गया ईवी कितना दिया हुआ है 150। तो जैसे आप सॉल्व करोगे ये कितना बनेगा, कहाँ है मेरा 212 212.1 वोल्ट। तो देयरफॉर जो पीक वैल्यू आपको एक्चुअली वहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो कितनी है, 212 पीक वोल्टेज आपको आ रही है। ठीक है ना बेटा। इस तरह एक और क्वेश्चन आप कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इफ द पीक वैल्यू इज गिवन एज 20 एम्पियर्स। आप आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो, अगर 20 एम्पियर्स दिया हुआ है तो आप वो निकाल सकते हो, वो कैसा है। ठीक है ना।